तो फिर आप कल बता दोगे? हाँ बता देंगे बिल्कुल। ओके सर। मैंने कल ही तो करवाए हैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ओके सर। देखिए ए है और बी है। अब इसमें आप ये देखिएगा कि ये इन्होंने बोला है कि मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और इन्होंने कुछ दे रखा है। देखिए क्या गिवन है यहाँ पर। गिवन EP is equal to 3/7 AB। AP is equal to 3/7 AB। इसका मतलब क्या है कि AB को इधर ले आओ। AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। तो इसका मतलब A से लेकर जो P तक का ये कहेंगे सीधा सीधा कि जब AB अपॉन AB इनका रेशियो 3/7 है तो दैट AP is equal to 3x and let AP is equal to 3x and AB is equal to 7x। AP को तो 3x मान लिया और AB को 7x मान लिया। ठीक है भाई, ऐसा ही होता है ना, किसी चीज का अगर रेशियो दे रखा है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो बल्कि आप x मत मानिए, x तो कोऑर्डिनेट होता है आपको 3 के और 7 के। 3 के और 7 के। अब AB क्या है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पूरी AB है। आप लिखिएगा कि AP प्लस BP इज इक्वल टू AB। ठीक है, AB क्या है 3 के और BP मुझे पता नहीं क्या है और AB क्या है 7 के। तो BP कितना हो गया 7 के माइनस 3 के, यानी कि BP की वैल्यू कितनी हो गई 4 के। तो अब मुझे जो रेशो निकालना होता है ना, जिस रेशो में P इसको डिवाइड करता है, तो वो रेशो क्या होगा AP रेशो BP। हम ये कहेंगे therefore the ratio in which P divides AB is equal to M1 is to M2 is equal to M1 is to M2। और ये क्या हो जाएगा AP रेशो BP। AP रेशो BP। तो M1 is to M2। AP कितना है AP है 3 के और रेशो BP कितना है 4 के। A से K कैंसिल आउट हो गया तो M1 is to M2 कितना हो गया 3 is to 4। बताइए ये सभी को क्लियर है? यस 3 सर। is to 4 समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मैं ये कहूंगा यहाँ पर x1 y1। तो A क्या है मेरे पास x1 y1 -2 -2 -2 -2 और M1 क्या है 3। फिर देखिए x2 y2 और M2। x2 y2 क्या है 2 और -4 2 -4 और M2 क्या है बेटा 4। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला coordinates of P will be Exy is equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, comma M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2।
ई एक्स वाई m1 x2 क्या हो गया m1 x2 यानी कि 3 into 2 ये हो गया 6 प्लस m2 x1 4 into -2 ये हो गया -8 अपॉन m1 plus m2 हो गया 3 plus 4 कॉमा m1 by 2 तो 3 into -4 बेटा ये कितना हो गया -12 प्लस m2 by 1 4 into -2 कितना हो गया -8 अपॉन 3 plus 4 तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए p के p x y is equal to 6 minus 8 हो गया -2 अपॉन 3 plus 4 7 -2 अपॉन 7 -12 -8 -20 अपॉन 7 बताइए जी सभी को समझ में आ गया ये इसका आंसर है आप लोग चेक कर सकते हैं सभी को समझ में आ गया बताइए Yes, sir. अभी इसी में मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4 तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे एक सर्कल दे रखा है और सर्कल का डायमीटर कहां से होकर गुजरेगा सेंटर से होकर गुजरेगा ठीक है डायमीटर क्या दे रखा है ए बी ये हो गया ए और ये हो गया बी और जो सेंटर होता है सर्कल का उसको जनरली हम ओ मानते हैं तो जो सेंटर है इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए मुझे इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अच्छा where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 इसका सेंटर दे रखा है 2, -3 एंड B दे रखा है 1, 4 तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेंटर है ये इसका AB का डायमीटर का मिड पॉइंट है तो जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1, y1 let the coordinates of A B x1, y1 ये हो गया clearly O is the midpoint of AB so by midpoint formula O 2, -3 क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 ठीक है और ये हो गया 2, -3 is equal to x1 + 1 / 2 y1 + 4 / 2 तो x1 + 1 / 2 is equal to 2 हम यहाँ लिखेंगे equating the x and y coordinates x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वेट कर दीजिए तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है x + 1 / 2 यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 2 तो x + 1 / 2 is equal to 2 x + 1 / 2 is equal to 2 and x1 + 1 और फिर है y1 + 4 / 2 is equal to -3 y1 + 4 / 2 is equal to -3 इसको इधर ले गए x1 + 1 is equal to 4 and
y1 plus 4 is equal to minus 6, x1 is equal to 4 minus 1, y1 is equal to minus 6 minus 4, तो x1 हो गया 3 और y1 हो गया minus 10। बताइए जी, समझे कि नहीं समझे? Yes, सर sir. ये इक्वेटिंग द x एंड y कोऑर्डिनेट्स से कैसे सर? दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या हो गया कि हमने कहा मिड पॉइंट जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब मैं ये करूंगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किसके आएंगे? मिड पॉइंट के ही तो आएंगे। और a और b का मिड पॉइंट यही तो है 2, -3। तो आप ये देखिए मिड पॉइंट ये है, दे रखा है, सेंटर होता है मिड पॉइंट डायमीटर का। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल ही तो होगा। तो मैंने x1 प्लस x2 यानी कि x1 प्लस 1/2 को 2 के बराबर रख दिया। x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। इक्वेटिंग का मतलब होता है बराबर रख देना। y1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, y1 प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। समझ गए? और ये करके मेरे पास x1 और y1 की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बताओ, क्लियर है? Sir. यस सर। Therefore, coordinates of A will be 3, -10। अनुभव, अनमोल, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किसी को कोई डाउट हो? सर मुझे 9 में है। 9 करना है? नहीं है सर। No, sir. 9 और 10 दोनों हो गए सबके? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, किसी को बताना तो नहीं है, बताओ। बोला तो था मुझे। सर 10 बता दो एक सर बार। करा दो, मैंने वैसे भी चैप्टर थोड़ा कम करा है। अभी बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है में है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर इतना टेकन इन ऑर्डर। ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। चलिए कर देता हूँ। सर रहने दो, फिर मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा। इन्होंने हिंट भी दे रखी है इसमें ना। वो सर मैंने अभी इसके लेक्चर की वीडियो नहीं देखी थी ना, मैंने वो देख लूंगा, समझ के कर लूंगा। ठीक है, देख लेना आप, क्योंकि जब हम रोम्बस बनाएंगे तो रोम्बस में हमारे पास डायगोनल्स आएंगे AC और BD। तो आप डायगोनल की लेंथ निकाल लोगे AC की बाय डिस्टेंस फार्मूला, और BD की लेंथ निकाल लोगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये रोम्बस का एरिया का फार्मूला होता है। जी सर। चलिए जी, अब इसके बाद हम यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हमारे को कोई एक ट्राइंगल है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ट्राइंगल कैसे बनता है? जब मेरे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, तो उन 3 पॉइंट्स के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और मेरे से बोला जाए कि आप ट्राइंगल का एरिया निकालें, तो किस तरह से निकालेंगे? ये फॉर्मूला लिखिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर जो ये एक्सरसाइज 7.2 का 10th क्वेश्चन है सर, हाँ, सर उसमें जो रोम्बस के सर डायगोनल्स होंगे, पहले तो उन्हें डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करना होगा ना, और मतलब निकालना होगा। प्रूव नहीं करना है, डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी है, लेंथ निकालनी है। यस सर। हाँ, फिर सर उसे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स और हाफ से वो कर बस देंगे। बस 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 एरिया के अंदर ऐसे ही करना है। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। If the coordinates of a triangle
ABC are given as A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x3, y3। तो ये A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2, C के कोऑर्डिनेट्स हो गए x3, y3। ठीक है, A B C तो ये दे रखा है x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब अगर एरिया पूछा जा रहा है ना आपसे, तो एरिया का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आप क्या लिखेंगे, ये होगा देखिए x1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 और फिर ना ये आप ब्रैकेट मत लगाना, ऐसा लगाना साइन, ऐसे सीधा एक लाइन खींचना, इसको कहते हैं मॉडुलस। x1 into y2 minus y3। सर क्या मतलब है स्टेटमेंट का? बता रहा हूँ बस, अभी पहले नोट कर लो। प्लस x2 into y3 minus y1 और प्लस x3 into y1 minus y2 और फिर ये लास्ट में लाइन खींच देना ऐसे सीधी, इसको बोलते हैं मॉडुलस। अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लिख लीजिए। जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, मैं इधर बता रहा हूँ आपको। सर पहले एक बार नोट करने दो, फिर समझाना आराम से। कर लो, नोट कर लो। हो गया सर। अब देखिएगा कि ऐसा होता है कि जैसे हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, मान लीजिए ये है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो रिजल्ट 4 ही होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा हुआ है, तो रिजल्ट -4 होगा। लेकिन एक चीज होती है बेटा, मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस। मॉडुलस में स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाकर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो अगर मॉडुलस के अंदर 4 लिखा हुआ है तो रिजल्ट प्लस का 4 ही होगा। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर -4 भी लिखा हुआ है ना, तो भी रिजल्ट प्लस का 4 ही आएगा। मॉडुलस का क्या होता है कि मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव टर्म है तो भी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि एक ऐसा साइकिल होनी चाहिए 1 1 2 और 3। सर ये नोट करना है? आपकी मर्जी है, समझ लीजिए पहले मेरी बात। आप देखिए ये एक साइकिल बना ली मैंने 1 2 3। देखिए इसमें क्या होता है कि मॉडुलस का सीधा सीधा मतलब इस चीज से होता है कि हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है, हमें उसके साइन से मतलब नहीं है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे ये सीक्वेंस है 1 2 3, 3 के बाद फिर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1,
है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने लिया 1, 1 के बाद क्या आएगा 2 और 3, तो x1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y3, x1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y3। फिर अगला टर्म मैं लूंगा x2, तो x2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है बेटा 3 और 1, तो x2 मल्टीप्लाई बाई y3 माइनस y1, ठीक है। फिर अगला टर्म है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 1 और 2, तो x3 मल्टीप्लाई बाई y1 माइनस y2। ये सीक्वेंसिंग समझ में आ गई सभी बच्चों को? सर दोबारा समझा दो। सर एक बार दोबारा समझाओ। दोबारा समझो। मैंने ये बोला कि यहाँ पर हमारे पास, दोबारा बता दो। मेरी बात सुनो, जैसे हमने बोला कि ये है 1 और फिर ये है 2 और फिर ये है 3, 1 2 और 3, तो हम सीक्वेंसिंग इस तरीके से लेंगे कि 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, ठीक है, फिर 3 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो अगर मैंने पहला टर्म 1 वाला ले लिया, जैसे x1 ले लिया, तो आगे के दो टर्म्स जो ब्रैकेट में लेके जाएंगे वो 2 वाले और 3 वाले होंगे और बीच में माइनस साइन होगा। x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3, x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3, 1 2 3, सीक्वेंस समझ गए? यस सर। Yes, sir. फिर अगला होगा Yes, sir. x2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 और 1, देखो 2 के बाद क्या आ रहा है 3 एंड देन 1, तो 2 मतलब अगर मैंने ले लिया x2 तो ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, समझ गए? फिर अगला टर्म में लूंगा, ये 2 वाला हो गया, अगला टर्म में लूंगा 3 वाला, यानी कि x3, अगर मैंने x3 ले लिया तो 3 के बाद आएगा 1 देन 2, तो x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2, ये समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हम मेरी बात सुनिएगा, सभी को क्लियर हो गया? बट जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव नहीं आएगा ना? वो पॉजिटिव ही लेना है मुझे, चाहे वो नेगेटिव भी आए तो भी पॉजिटिव लेना है। अब मैं वो चीज आपको बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालता हूँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास एक पॉइंट होता है ए, हमारे पास एक पॉइंट होता है ए और एक पॉइंट होता है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, ये होता है। तो डिपेंड करता है, देखो आप इसको मान रहे हो x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। कोई दूसरा बच्चा कहेगा मैं तो इधर वाले को x1 y1 मानूंगा, इधर वाले को x2 y2 मानूंगा। तो यहाँ अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला में सीक्वेंस चेंज कर भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, रिजल्ट सेम रहेगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर है 2 3 और मान लीजिए यहाँ पर है 4 और 6, तो आप में से एक बच्चा करता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आप में से दूसरा बच्चा करता है कि नहीं मैं तो इसको x2 y2 मानूंगा, इसे x1 y1 मानूंगा, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे आप। 2 माइनस 4 क्या होता है -2 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा वो भी +4 होगा। तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2 इसको आप आगे पीछे भी ले सकते हो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ना ये डिस्टेंस फॉर्मूला में था। Yes, sir. हाँ जी। अब इसी तरीके से मैं अगर कोई ट्रायंगल मेरे को दे रखा हो उसके कोऑर्डिनेट्स भी मैं आगे पीछे अज्यूम कर लूं। अगर मैं ए वाले को x1 y1 ना मानकर x2 y2 मान लूं, बी वाले को x2 y2 ना मानकर x3 y3 मान लूं, आगे पीछे कर दूं अगर मैं सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस को आगे पीछे करने से एक फर्क पड़ सकता है कि ये जो फॉर्मूला है ना बेटा ये एरिया का फॉर्मूला है, तो ये जो अंदर वाली टर्म है ये नेगेटिव आ सकती है, लेकिन वी नो दैट कि एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से मैं उसे नेगेटिव ना लेकर मैं उसे पॉजिटिव ले लेता हूं। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, दैट ऑपरेटर इज नोन एज मॉडुलस। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक ऑपरेटर यूज होता है, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कुछ भी नहीं है, हमने जैसे ब्रैकेट लगाते थे, ब्रैकेट की जगह आपने ये मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आप ये देखिए कि अब ये अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आए मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने तो शुरुआत में और आखिर में मॉडुलस का साइन लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव ही लेना है मुझे, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इस वजह से हम मॉडुलस लेकर चलते Yes, हैं। sir.
हाँ जी, आप बुक में भी इसको देखोगे ना तो बुक में मॉडुलस नहीं दे रखा है, लेकिन आप मॉडुलस लेकर चलो, आप फिर सीक्वेंस आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कर दीजिए आप ट्राइंगल का, आपका एरिया एकदम एक्यूरेट आएगा, कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं तो दिमाग में एकदम ये चीज आएगी भाई नेगेटिव आ गया, ये कैसे हो सकता है, एरिया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मॉडुलस लगा दें, सीक्वेंसिंग का ध्यान ऐसे रखना है 1 2 3, तो पहले x1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, तो y2 माइनस y3। फिर अगला है x2, तो पहले x2 है, पहले 2 है, तो अगला क्या आएगा 3 1, यानी कि y3 माइनस y1, है ना। फिर है 3, तो 3 के बाद क्या आता है 1 और 2, तो x3 इंटू y1 माइनस y2। समझ गए सभी बच्चे? सर सर यस बताओ, सर बोलो। सर पहले x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 ले सकते हैं? लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड ही तो हो रही है, आगे पीछे कर लो ऐड, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। Yes, अब यस सर। अब मैं इसके क्वेश्चंस करता हूँ सीधा, पेज नंबर 169 एग्जांपल नंबर 11 देखेंगे। देखिएगा पेज नंबर 169 एग्जांपल 11। एग्जांपल नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है इन्होंने हमको, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 -1 -4, -6 एंड -3, -5। ठीक है, देखिए ट्रायंगल बना लो। ये है 1, -1, बी है -4, 6, सी है -3, -5। तो x1 y1 1 और -1, फिर x2 y2 x2 -4 y2 6, फिर x3 y3 x3 -3 और y3 कितना हो गया -5। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फॉर्मूला लिखिएगा 1/2 मॉडुलस x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 और मॉडुलस क्लोज, ये हो गया इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x1 कितना है 1, y2 minus y3, y2 है 6 और y3 है -5, तो 6 minus -5 प्लस x2 कितना है -4, ब्रैकेट में y3 minus y1, तो -5 minus -1 -5 minus -1 प्लस x3 कितना है -3, और ब्रैकेट में y1 minus y2 मतलब -1 -6 और मॉडुलस क्लोज। अब आप देखिए आगे 1/2 मॉडुलस 6 minus -5 यानी कि 6 + 5 11, 11 into 1 ये 11 हो गया केवल 11। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस -5 + 1 -5 + 1 हो जाएगा -4
-4 इंटू -4 प्लस का 16 प्लस का 60 -1 -6 हो गया -7 -7 इंटू -3 ये हो गया प्लस का 21 प्लस का 21 और मॉडुलस क्लोज तीनों को ऐड करो 1 + 6 7 7 + 1 8 1 + 1 2 1 2 4 48 हो गया 48 का और मल्टीप्लाई बाय 1/2 मॉडुलस के अंदर 48 है तो बाहर आकर वो प्लस 48 ही रहेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 48 आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। देखिएगा एरिया है ना, तो एरिया का यूनिट जो होती है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होती है। बताइए जी सभी को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नहीं सर, एक बार बताना फिर से, एक बार फिर से। एग्जाम्पल नंबर 12 बिल्कुल इसी के जैसा है, अभी देख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए एक बार, बिल्कुल इसी के जैसा, आप अपने आप समझ जाओगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 एग्जाम्पल नंबर 12 बताऊंगा वो समझकर, अगर एग्जाम्पल 11 ना समझ में आए तो बताना, फिर दोबारा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ध्यान देना जरा एग्जाम्पल नंबर 12 पर। ओके सर। एग्जाम्पल 12 देखिए, इसमें इन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए दे रखा है 5 2, बी है 4 7 एंड सी है 7 -4। ठीक है जी। तो ए कितना दे रखा है बेटा 5 2 और बी दे रखा है 4 7 और सी दे रखा है 7 -4। तो आप ये देखो कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x1 y1। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x1 कितना हो गया 5, समझ रहे हो, y1 हो गया 2। फिर b के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, x2 हो गया 4, y2 हो गया 7, फिर x3 y3, x3 हो गया 7 और y3 हो गया -4। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, हाफ मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये मॉडुलस। बताइए जी समझ गए इतना? यस सर। ये तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, श्योर रहे, इतना समझ में आ गया? x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये क्या है? यस सर। ठीक है, अब देखना, अब ये हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस लगाकर x1 कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3, y2 है 7 और y3 है -4, तो 7 -4 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 है 4, y3 माइनस y1 -4 -2, y3 है -4 और y1 है 2, तो -4 -2 प्लस x3 कितना है 7 और y1 माइनस y2 यानी कि 2 -7। अब ये लगा दिया मॉडुलस का साइन। आगे 1/2 मॉडुलस 5 7 -4 यानी कि 7 + 4 7 + 4 हो गया 11, ये हो गया 5 × 11, एक ब्रैकेट में डालो प्लस -4 × -2 -4 -2 कितना हो गया -6,
तो 4 इंटू -6 एक ब्रैकेट में डालो, प्लस 2 - 7 होता है -5, तो 7 इंटू -5 एक ब्रैकेट में डालो और मॉडुलस साइन क्लोज। समझ गए? यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? शॉर्ट है, बताओ। यस सर। अब ध्यान देना, 5 इंटू 11 हो गया 55, 4 इंटू -6 हो गया -24 और 7 इंटू -5 हो गया -35। तो 35 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा? 59। 1/2 मॉडुलस 55 माइनस 59। ठीक है, अब आपको मॉडुलस साइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी अपने आप। अब देखिए 55 माइनस 59 ये क्या हो जाएगा? -4। यस और सर। मॉड के अंदर -4 है तो वो मॉड के बाहर आकर +4 बन जाएगा। 1/2 मॉड के अंदर -4 तो ये मॉड के बाहर आकर बन जाएगा +4। तो 2 2 जा 4, ये क्या हो गया? 2 स्क्वायर यूनिट्स। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो एग्जांपल 12 है ना, पेज नंबर 169 में जो इन्होंने सॉल्व कर रखा है, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने पहले निकाला एरिया -2 और -2 निकालने के बाद में इन्होंने एक लंबी लाइन लिखकर समझाया है, सिंस एरिया इज अ मेजर व्हिच कैन नॉट बी नेगेटिव we will take the numerical value of -2 that is 2, therefore the area of the triangle is equal to 2 square units। और इस पूरी कहानी को लिखने से आप बच जाओगे सिर्फ ये मॉडुलस का साइन लगाकर। जैसे आपका मॉडुलस 4 आया, मॉडुलस ऑफ -4 आया, तो मॉडुलस से बाहर निकलते ही वो ऑटोमेटिकली +4 बन जाएगा, तो आपको तो सारा लिखने की जरूरत नहीं। समझ गए? सर। यस सर। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। सर तो क्या हम एग्जाम्स में भी कर सकते हैं? बिल्कुल करोगे, तभी तो बता रहा हूँ। एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज यही करेंगे आप। Okay, sir. ठीक है, अच्छा इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R। तो एग्जांपल 13 सक्षम समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए ठीक है। पार्थ अग्रवाल, ये है पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सॉरी P, Q और R है। तो यहाँ पर है पॉइंट P और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1.5, 3 -1.5, 3। फिर है Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -2, 6, -2। फिर है R, R के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4, -3, 4। अब x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये दे रखा है। x1, y1 -1.5, y1 है 3। फिर देखो x2, y2, x2 क्या है? 6 और y2 क्या है? -2। फिर देखिए x3, y3, x3 क्या है? -3 और y3 क्या है? 4। बताइए जी, क्लियर इतना? ये जो डेटा दे रखा है, डेटा तो क्लियर है ना? यस सर। यस सर। फिर हम लिखेंगे Yes, sir. एरिया, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और मॉड क्लोज। मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1/2 मॉड
x1 की जगह आएगा -1.5, फिर y2 माइनस y3 यानी कि -2 -4 प्लस x2 कितना है 6, y3 माइनस y1 तो 4 - 3 प्लस x3 कितना है -3 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी कि 3 -2 3 -2 और मॉड क्लोज। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया सभी को? सर सिर्फ वैल्यू लिखी है। अब जरा देखिएगा, हाँ जी 1/2 और मॉडुलस -1.5 है और ये -2 -4 -2 - 4 कितना हो गया -6 -1.5 मल्टीप्लाई बाई -6 प्लस 6 और 4 - 3 कितना हो गया 1 तो 6 × 1 प्लस अगला टर्म क्या है -3 और ये क्या है 3 -2 यानी कि 3 + 2 5 -3 को मल्टीप्लाई करना है 5 में मॉडुलस क्लोज -1.5 × 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये, वो भी प्लस का 9 मॉडुलस +9 और 6 × 1 हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 15 -15 ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया 0 स्क्वायर यूनिट्स। ये बता दो समझ में आया कि नहीं? सर सर मॉड के अंदर ही सिमिलर नंबर टॉस आउट हो जाता है। मॉड के अंदर जैसे ये नंबर आ गया 15 - 15 ये हो गया 0। यहाँ तक सर तो समझे? मॉड के अंदर क्रॉस आउट कर सकते हैं नंबर्स को, सिमिलर नंबर्स को। नहीं समझा, नहीं दोबारा बताओ। मॉड के अंदर सर जैसे नॉर्मली हम लोग साइन के उसमें जैसे अगर सिमिलर नंबर्स हो तो एक मिनट, हाँ अच्छा हाँ ठीक हाँ मॉड के अंदर तो आप सॉल्यूशन बिल्कुल नॉर्मली करोगे, लेकिन सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी ना उसमें जो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आप वैल्यू नेगेटिव ना लिखकर पॉजिटिव लिख देंगे लास्ट में लिखो जब मॉड के बाहर निकालेंगे तब। ओके सर। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर अगर मॉड के अंदर है 8 - 2k तो जब वो बाहर आएगा तो वो क्या होगा? कितना a माइनस 8 - 2k। 8 - 2k बिल्कुल सही। अब देखिए जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी होती है ना कि जब हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म होती है जैसे k है, k की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो हम मॉड के बाहर जब उसको लेंगे तो हम एज इट इज 8 - 2k ही ले लेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं उसका साइन बदल दूंगा +2k और -8 कर दूंगा, नहीं। जब अंदर प्रॉपर नंबर होता है तो मैं ही देखता हूँ प्रॉपर नंबर जो है वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर कोई वेरिएबल वाली टर्म आ रही है ना अंदर तो जैसी है वैसी ही उसको बाहर निकाल दीजिए बस आप। ओके सर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है अब मैं जो इसमें बताना चाह रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए? नो सर। यस सर। क्या कभी ऐसा होता है? ट्राइंगल का एरिया 0 आने का मतलब तो ये हो गया कि ट्राइंगल है ही नहीं, ट्राइंगल नो एग्जिस्ट नहीं सर। करता है। तो जब भी कभी ट्राइंगल का एरिया 0 आए तो आप ये समझ लेना कि इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके कोई ट्राइंगल बन ही नहीं रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में हैं। इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। ठीक है दोबारा समझिएगा, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया दैट मींस कि ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ट्राइंगल है ही नहीं। तो आप ये कहोगे कि पर ये 3 पॉइंट्स तो हैं
अब इन 3 पॉइंट्स की वजह से ट्रायंगल तो बनना चाहिए, तो क्या होगा, ये जो 2 पॉइंट्स हैं Q और R, ये तो एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी कहीं स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, तभी तो ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा। तीनों पॉइंट में हम ये कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स का अलग अलग होना बहुत जरूरी है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में है तो लाइन कोलिनियर हो गई। हम ये कहेंगे, व्हेनेवर, नोट करके लिखो, whenever area of a triangle comes out to be 0, it means that the 3 points are collinear. The 3 points are collinear. तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे वो 3 पॉइंट्स दे रखे हो और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप ये प्रूव करिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हुए आप क्या करेंगे, आप उन तीनों पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ही आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, बस ये आज इतना ही करिए। और जो एक्सरसाइज 3rd है ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली, ये आप लोगों को करनी है। जो भी प्रॉब्लम आए वो मेरे से पूछना, ठीक है? और कल ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सर और मेरा उसके एक बाद हाँ, एक्चुअली ये चैप्टर मेरे को तेजी से खत्म करना था, इस वजह से मैं कई दिनों से, आप देख रहे होंगे कि मैथ्स ही ले रहा हूँ, साइंस नहीं ले रहा हूँ। इसको कल फिनिश करने के बाद फिर नेक्स्ट हम साइंस लेंगे, ठीक है? अगली बार मैथ्स में क्या करवाएंगे? हाँ बेटा, सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ हाँ, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे मैथ्स में? मैं डिस्कस कर लूंगा, वो मैं डिस्कस करके बता दूंगा आपको। सर होमवर्क एक्सरसाइज 7.3 पूरी पूरी एक्सरसाइज 7.3 होमवर्क। 5 क्वेश्चन ही है बस सर। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। एक्सरसाइज में से तो कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे है बेटा क्या? सर? ऑप्शनल एक्सरसाइज में से तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना, इसके ऑप्शनल में से कुछ नहीं करना। ओके, थैंक यू सर। जब करना होगा ना मैं बता दूंगा आपको, अभी नहीं करना बस। ओके सर। ओके ठीक सर। है, ओके थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। सर मैंने आपको अपना डाउट भेजा था, थैंक यू सर। आपने बताया नहीं अब तक। बेटा देख लूंगा, टाइम नहीं मिलूंगा यार, देख लूंगा मैं। सेंटेंस था सर, मैंने कोई नहीं रखा। मैं देख कर बता दूंगा। सर थैंक आपके यू सर। ये वाले नंबर पे भेजा था मैंने। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तो मैं देख नहीं पाया, मैं देख कर बता दूंगा। सर थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।